नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका युवान हिंदी अकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं दीपा चौधरी आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है? चलिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज का जो हमारा क्लास होगा, ये क्लास नंबर 4 होगा और आपने अभी तक 3 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्लास के अंतर्गत हमने आपको पाठ्यक्रम समझाया है। इन तीनों ही क्लास में आपने इतिहास की पद्धतियाँ यानी कि इतिहास लेखन की पद्धतियों को पढ़ लिया है, काल विभाजन को यहाँ पर पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण ग्रंथ आपने कर लिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ 30-40 हमने कम से कम पढ़े हैं और कुछ ग्रंथों को तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट थे। और आपने यहाँ पर नामकरण को भी देख लिया है। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अब आप आदिकाल को पढ़ेंगे, कितने टाइप का यहाँ पर कितने प्रकार के साहित्य थे वो सब यहाँ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट जो है आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होगा, सारे ही पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य यानी कि सबसे पहले आपको अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जानना है कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ। आप बोलते हैं अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होने लगता था, वैसे ही दोहा या फिर दूहा कहने से अपभ्रंश या फिर लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यहाँ देखेंगे कौन कौन से प्रमुख कवि थे, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले स्वयंभू जी को आते हैं। स्वयंभू को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, स्वयंभू का जो समय है वो 783 है, 783 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार यह कर्नाटक के निवासी थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें कौशलवासी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर जैन यानी कि जो जैन परंपरा है, जैन परंपरा का प्रथम कवि भी स्वयंभू को माना गया है। माना किसने है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जैन परंपरा का प्रथम कवि किसको माना गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से तो मैक्सिमम टाइम आपका एग्जाम में आया हुआ है, सारे ही पॉइंट इसमें। हिंदी का प्रथम कवि, अपभ्रंश का प्रथम कवि, ठीक है, और जैन परंपरा का प्रथम कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें क्या कहा? कौशलवासी माना है। और ये कहाँ के थे? ये कर्नाटक के निवासी थे। उपनाम की बात करें तो ये अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि इनको कहा गया। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी इन्हें कहा गया है। इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पौंचर्यु पहली रचना क्या है इनकी? इनकी जो पहली रचना है वो है पौंचर्यु। इस रचना के अंतर्गत इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और यह 5 खंडों में विभक्त है। कथा के अंत में राम को निवारण प्राप्त कराया गया। राम को जैन के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, जैन के रूप में दिखाया गया है और इस ग्रंथ का रामचरितमानस पर प्रभाव देखने को मिलता है। यानी पौंचर्यु का रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का, उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। यह स्वयंभू का एक अधूरा ग्रंथ है जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने, यानी स्वयंभू के पुत्र का क्या नाम था? त्रिभुवन, त्रिभुवन के द्वारा पूरा किया गया। दूसरी रचना इनकी रिठनेमी चर्यु। रिठनेमी चर्यु इन्होंने 3 ही रचनाएं लिखी थी। दूसरी जो रचना है उसका नाम है रिठनेमी चर्यु। यह ग्रंथ महाभारत पर आधारित है। इसमें कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है और इसे जैनियों का हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। रिठनेमी चर्यु को क्या कहा जाता है? जैनियों का हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आता है स्वयंभू छंद। प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। सेकंड नंबर पर आते हैं पुष्पदंत जी। जो अपभ्रंश के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो है पुष्पदंत। उनका नाम क्या है? पुष्पदंत है और ये 10वीं शताब्दी के कवि हैं। ये कौन सी शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवि हैं। देखिएगा, हजारी प्रसाद के अनुसार, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं इनके अनुसार पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। और शुरुआत में पुष्पदंत जी शैव थे। क्या थे? शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाताओं के अनुरोध से ये जैन हो गए। उपनाम क्या क्या है? अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं। अपभ्रंश के ये भवभूति भी कहलाए हैं और अभिमान मेरु इन्होंने अपने आप को स्वयं कहा है। ये अपने आप को क्या मानते थे? अभिमान मेरु मानते थे।
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें रामकृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है महापुराण में। महत्वपूर्ण रचनाओं में सबसे पहले आती है महापुराण। इसमें राम और कृष्ण का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया, इनके चरित्र का वर्णन किया गया है, और इसे त्रिसठी पुराण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिसठी पुराण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस महापुराण का ही एक नाम है त्रिसठी महापुराण, जिसके अंतर्गत 63 महापुरुषों के जीवन और घटनाओं को वर्णित किया गया है। इसमें रामकथा को भी स्थान मिला है। दूसरी रचना का नाम है नय कुमार चरियु। दूसरी रचना क्या है इनकी? नय कुमार चरियु। नय कुमार चरियु में नय कुमार चरित्र में क्या है? जैन धर्म के 5 व्रतों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म के 5 व्रतों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। और तीसरी रचना का नाम है जसहर चरियु। इसमें हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। यह चौपाई में रचा गया है। जसहर चरियु जो है ये चौपाई में रचा गया है। और चौथी रचना का नाम है आदि पुराण तथा 5वीं रचना का नाम है उत्तर पुराण। यानी कि ये जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पुष्पदंत जी की। फिर देखिएगा, पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। चौपाई छंदों में 15 मात्राएं होती है। जो चौपाई है, चौपाई छंद जो है, इसके अंतर्गत 15 मात्राएं होती है। एक है चौपाई, ये क्या होता है? चौपाई, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। लेकिन ये क्या है? ये चौपाई है, ये नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16, और चौपाई के अंतर्गत होती हैं 15 मात्राएं। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ कहा है, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत जी को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु कहा है। स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धनपाल, जो अपभ्रंश साहित्य के तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका नाम है धनपाल। और धनपाल जी 10वीं शताब्दी के कवि हैं। यह अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं। इनकी रचना का नाम है भविष्यत कहा। इनकी रचना क्या है? भविष्यत कहा है। नेक्स्ट, इसमें वणिक पुत्र भविष्य दंत की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? वणिक पुत्र भविष्य दंत की कथा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ चरित्र काव्य की एक नई कड़ी है, और इसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा है। धनपाल को मंजू ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल को जो मुंज थे, राजा मुंज, इन्होंने सरस्वती की उपाधि प्रदान करी थी। चौथे नंबर पर आते हैं अब्दुल रहमान। अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो चौथे कवि आते हैं, उनका नाम है अब्दुल रहमान, और ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। इनका निवास स्थान मुल्तान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को ही माना है। इनकी रचना का नाम है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की जो रचना है उसका नाम क्या है? संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है। ये जो संदेश रासक है इनकी रचना, ये क्या है? एक खंड काव्य है। यह एक विरह काव्य है, और इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का भी वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य की परंपरा में वियोग से संबंधित प्रथम विरह काव्य माना जाता है। बच्चन सिंह ने इसे मेघदूत के समान माना है। कालिदास की जो मेघदूत रचना है, उसी के समान बच्चन ने माना है अब्दुल रहमान के संदेश रासक को। इसमें विरह का पहला वर्णन जो है आषाढ़ माह से किया गया है। यह एक विरह काव्य है संदेश रासक, और विरह का जो वर्णन है वो आषाढ़ माह से किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने 12 मासा का प्रयोग किया। पहले ऐसे मुस्लिम कवि जिन्होंने 12 मासा का प्रयोग किया है, तो वो है अब्दुल रहमान जी। किसके अंतर्गत किया है? अपनी रचना संदेश रासक के अंतर्गत। नेक्स्ट, 5वें नंबर पर आते हैं अपभ्रंश साहित्य के 5वें जो कवि हैं, वे हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह ये जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, और इसमें इंद्रिय सुख तथा अन्य सांसारिक सुखों की चिंता की गई है, तथा त्याग, आत्मज्ञान और अनुभूति को महत्व दिया गया है। 6ठे नंबर के कवि हैं जोइंदू, जिनको योगिंदू के नाम से भी जाना जाता है, और ये 6ठी शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, परमात्म प्रकाश तथा दूसरी रचना का नाम है योगसार। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू के द्वारा माना जाता है। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स को भी बनाते रहिएगा, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलिए, 7वें नंबर पर जो कवि आते हैं अपभ्रंश साहित्य में, वो है हेमचंद।
हेमचंद ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं। हेमचंद जी जो हैं ये 12वीं शताब्दी के कवि हैं और गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के यहाँ और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इनका एक उपनाम भी है हेमचंद जी का, जो कहा जाता था इनको प्रकृति का पाणिनि। किसका? प्रकृति का पाणिनि। हेमचंद को प्रकृति के पाणिनि के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, 5 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो कौन कौन से वे ग्रंथ है? प्राकृत व्याकरण, शब्दानुशासन, काव्य अनुशासन, ये एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य अनुशासन, कुमार पालचरित तथा देसी नाममाला। छठे छठे आपने ये पढ़ लिया कि इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं हमारे कनकामर मुनि आते हैं अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत। 8वें नंबर पर कनकामर मुनि को रखा गया है। इनका जो समय था वो था 11वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है करकंड चरित। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? करकंड चरित। देखिएगा, अब अपभ्रंश साहित्य के आपने सारे कवियों को पढ़ लिया, ठीक है। 8 महत्वपूर्ण कवि थे जिनको हमने पढ़ा, जिनका समय पढ़ा, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ी। अब हम करेंगे अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण कथन। अपभ्रंश के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण कथन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। चलिएगा, आप ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी में। अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा। क्लास को चाहे 2 से 3 बार देखना हो, लेकिन नोट्स को स्किप मत कीजिएगा बनाना, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। वापस से क्लास को देखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी और अपभ्रंश दोनों की रचनाएं शामिल कर ली, परंतु कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं, बाकी जो अपभ्रंश में रखा जाना उचित है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। नेक्स्ट जो कथन है, व्यवहारिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की भी रचनाएं ले ली गई, क्योंकि वे सदा भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है? प्राकृत भाषा हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्राकृत भाषा। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा किसने माना? ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? शुक्ल जी ने ही स्वीकार किया है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने माना है। अब हम देखने वाले हैं अपभ्रंश साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं। हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचनाएं हो रही हैं। संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता और हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि पर काम कर रहा था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी एवं अंतिम कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ है। अपभ्रंश की जो समय सीमा है 500 से ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के लगभग है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा और देसी भाषा तथा गाममेल भाषा यानी कि ग्रामीण भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरण और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्राय अपभ्रंश तथा कहीं कहीं अपभ्रष्ट भाषा का भी प्रयोग हुआ है। अपभ्रष्ट की भी इसको संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दंडी जो कि 7वीं शताब्दी के कवि हैं ने स्पष्ट किया कि व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृत अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं, फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश का नाम नहीं दिया जाता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस पर भी आइएगा। अपभ्रंश का प्रथम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है। नेक्स्ट, भरत मुनि तीसरी सती के थे भरत मुनि जी। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। इसमें इन्होंने कहा कि अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा का नाम दिया है। जो भाषा उस टाइम प्रचलित थी, लोग में जन में यानी कि लोगों के अंतर्गत जो भाषा बातचीत करते थे वो, तो इन्होंने भरत मुनि जी ने उसे अपभ्रंश नाम नहीं दिया, उसे क्या कहा? लोक भाषा कहा है। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्य का दिया हुआ है।
और जो तिरस्कृत सूचक प्रतीत होता है। अपभ्रंश का प्रथम प्रमाणिक प्रयोग महाभाष्य में पतंजलि के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट, अपभ्रंश का नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, और इस पॉइंट को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, जो अपभ्रंश नाम है ये पहल कहाँ आया है, ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अपने पिता गुहासेन, ठीक है, इनकी बात हो रही है कि इन्होंने ये 650 ईस्वी से पहले के थे, और इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश इन तीनों का कवि कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट, किशोरीदास वाजपेयी ने णा भाषा कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है इन्होंने, णा भाषा कहा है। तो णा भाषा किसने कहा है, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोहा अपभ्रंश का एक खास छंद है। दोहा क्या है, यह अपभ्रंश का एक खास छंद है, और अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति तथा धर्म परक दोहे मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश काव्य को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सिद्ध काव्य, एक तो इन्होंने कहा सिद्ध काव्य, दूसरा कहा है जैन काव्य, और तीसरा क्या कहा है, अन्य काव्य। सिद्ध काव्य, जैन काव्य और अन्य काव्य। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। इन 12 रचनाओं में 4 अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं और 8 देसी भाषा की रचनाएं थी। देसी भाषा में लिखित पुस्तकें जो हैं वो बीसलदेव रासो नरपति नाहल की है, खुमान रासो दलपत विजय की है, पृथ्वीराज रासो ये चंद्रप्रदाय की रचना है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, परमाल रासो ये जगनिक की है, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है, और विद्यापति की पदावली ये विद्यापति की है। यानी कि ये जो पुस्तकें हैं ये देसी भाषा में लिखी हुई पुस्तकें मानी गई हैं। नेक्स्ट, साहित्यिक भाषा में लिखित पुस्तकें। देखिए, साहित्यिक भाषा में लिखित 4 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं, विजयपाल रासो ये किसकी है, नरपति नाल की है, नल सिंह की है, विजयपाल रासो नल सिंह की है। ठीक है, हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है, और कीर्ति लता विद्यापति की है तथा कीर्ति पताका ये भी विद्यापति जी की है। ये साहित्यिक पुस्तकें हैं, और ऊपर जो आपने देखी ये देसी भाषा में लिखित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, आपने ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए सिद्ध साहित्य, यहाँ आप देखेंगे नाथ साहित्य, श्रावकाचार ये रचना देवसेन की है। राउल बेल की बात करें तो ये रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया दामोदर शर्मा। फिर भरतेश्वर बाहुबली दास की बात करते हैं तो शालिभद्र सूरी की रचना है। वर्ण रत्नाकर की बात करें ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। हमीर रासो ये शारंगधर की रचना है। और अगर आगे देख लेते हैं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं, तो यहाँ तक तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, खुमान रासो, ढोला मारूरा दुहा, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, जयचंद प्रकाश, स्थूलीभद्रास, रेवंत गिरिरास और नेमिनाथ रास। स्थूलीभद्रास आपका रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास और वसंत विलास। आगे जो हम करेंगे वो करेंगे आदिकाल का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा वो आदिकाल के वर्गीकरण पर होगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। कंटेंट पसंद आया हो तो क्लास को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करना इसको मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको सब चीज़ें पसंद आई हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे तो हम इस पर और भी बेहतरीन क्लासेस लाएंगे, और एक की जगह आपको 2 से 3 क्लासेस भी पर डे प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।